वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। यह है टेस्ट नंबर 564 और फोकस करने वाले हैं इसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्नों पर इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे प्रश्न 11th क्लास की एनसीईआरटी से लिए गए हैं। देखिए 564 टेस्ट बहुत होते हैं एग्ज़ाम से पहले, इनका सबका रिवीजन कर लीजिएगा। 600 तक पहुँच जाएंगे हम। तो कम से कम स्टैटिक तो गलत करके बताइएगा, क्योंकि पूरे एक साल की मेहनत है। पूरे साल भर, जब से यूपीएससी 2019 का जिस दिन प्री हुआ था उसके अगले ही दिन टेस्ट अपलोड किया था मैंने, तो तब से अभी तक डेली है। अगर एक आध दिन किसी दिन गैप हुआ होगा तो हुआ होगा। ये एक एंटीडोट है, जो डिस्क्वालीफाइंग करने वाला वायरस है ना आपका, उसके लिए है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण कार्बन डाइऑक्साइड का है और बहिर्मंडल में पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करती हैं। बताइए, सोचिए 4-5 सेकंड। देखिए एक एक शब्द को पकड़िएगा, एक एक शब्द से ब्लंडर हो जाएगा। वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, करेक्ट है। अगर दीर्घ की जगह लघु होता तो गलत हो जाता स्टेटमेंट पहला वाला। अभी करेक्ट है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक सांद्रण CO2 का है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये भी सही है। बहिर्मंडल में पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करती हैं। देखिए ओजोन बहिर्मंडल में थोड़ी पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है ना, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है ना, तो गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट, बी हो जाएगा इसका आंसर। तो कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, जहां पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदलती हैं। अब देखिए इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। समताप मंडल में बहने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती हैं और ओजोन का सबसे अधिक ह्रास अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। और इम्पॉर्टेंट है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद रखना कि सबसे नीचे वाला मंडल कौन सा, उसके ऊपर वाला कौन सा, उसके ऊपर वाला कौन सा, उसके ऊपर वाला। क्योंकि कल हिंदी में मैंने पूछकर इंग्लिश में पूछ लिया देवनागरी में, सबसे नीचे वाला मंडल कौन सा है। कल आया था ना प्रश्न समीक्षा अधिकारी में एक, तो क्या था उसका उत्तर, सबसे नीचे वाला क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है ये? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3 उपरोक्त में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें? बताइए। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है यूपीएससी वालों के लिए। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, धान के खेतों से निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस है, ओजोन ग्रीन हाउस है। सारी की सारी तो हो गई 1 2 3 4 5, डी है इसका आंसर। तो देखिए वे गैसें जो विकिरण की दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं, कौन सी तरंगों का? दीर्घ तरंगों का अवशोषण करती हैं, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। वर्तमान में चिंता का कारण बनी मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CFCS क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3। कुछ विद्यार्थी ओजोन को नहीं मानते ग्रीन हाउस गैस, तो ओजोन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। पृथ्वी की उत्पत्ति के आरंभिक काल से जलवायु परिवर्तन होता रहा है, इस तथ्य के पक्ष में किन प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपीएससी के लिए, बहुत बार पूछे इस तरह के प्रश्न। तो हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण क्या प्रमाण है? ये वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय, जिसको बोलते हैं वार्षिक वलय, जिससे वो कितना पुराना है उसका पता चलता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ, तो इसका करेक्ट हो जाएगा पहला। दूसरा ये गलत है, तीसरा वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, मतलब ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। तो देखिए शुरुआत से ही पृथ्वी ने जलवायु में अनेक परिवर्तन देखे। भूगर्भिक अभिलेखों से हिमयुगों और अंतर हिमयुगों में क्रमशः परिवर्तन की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। भू आकृतिक लक्षण विशेषता ऊंचाइयों एवं उच्च अक्षांशों में हिमानियों के आगे बढ़ने वे पीछे हटने के शेष चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। हिमानी निर्मित झीलों में अवसादों का निक्षेपण उच्च एवं शीत युगों के होने को उजागर करता है। वृक्षों के तनों में पाए जाने वाले वलय भी आर्द्र एवं शुष्क युगों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख भी जलवायु की अनिश्चितता का वर्णन करते हैं। ये सभी साक्ष्य
इंगित करते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है। ठीक है, प्राकृतिक एवं सतत प्रक्रिया है जलवायु परिवर्तन। स्टेटमेंट बनाकर अलग से पूछा जा सकता है। हेमयुग और अंतर हेमयुग पृथ्वी के विकास के किस कालखंड से संबंध रखते हैं बताइए। जुरासिक, कैम्ब्रियन, प्लीस्टोसीन या फिर सिल्यूरियन युग। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लीस्टोसीन युग। तो देखिए, प्लीस्टोसीन युगांतर के दौरान हिमयुग और अंतर हिमयुग अवधियां रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, काई, लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसी छोटी वनस्पतियां किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में पाई जाती हैं? किस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में पाई जाती हैं? ये टुंड्रा तुल्य जलवायु प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। तो काई हो गया, लाइकेन हो गया तथा पुष्पी पादप जैसी छोटी वनस्पतियां टुंड्रा जलवायु प्रदेशों में पाई जाती हैं। टुंड्रा स्थायी तुषार का प्रदेश है जिसमें अधोभूमि स्थायी रूप से जमी रहती है और लघुवर्धन काल और जलाक्रांति छोटी वनस्पतियों का ही पोषण कर पाते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के संबंध में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ नीचे, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इस प्रकार की जलवायु महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाई जाती है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि पूर्वी तट पर पाई जाती है, पश्चिमी तट पर, याद होना चाहिए आपको। वर्षायुक्त सर्दियाँ इस जलवायु की विशेषता है और मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्या इम्पोर्टेंट है? मेडिटेरियन क्लाइमेट की विशेषताएं बिल्कुल महाद्वीपों के पूर्वी तट पर नहीं पाई जाती, ये गलत है पहला स्टेटमेंट। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। वर्षायुक्त सर्दियां होती हैं यहाँ की, सर्दियों में यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यही तो आता है ना इंडिया में, जो भारत के उत्तर पश्चिम में सर्दियों की वर्षा करता है। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिमी तट पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। तो देखिए, कथन एक गलत है। भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के चारों ओर तथा उपोष्ण कटिबंध से 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट, कहाँ पर, पश्चिमी तट के साथ साथ पाई जाती है। दूसरा और तीसरा सही है। इस प्रकार की जलवायु की विशेषता है कि यहाँ गर्मियाँ उष्ण व शुष्क तथा सर्दियाँ मृदु व वर्षायुक्त होती हैं। मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिमी तट इसके उदाहरण हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है दूसरी वाली लाइन, दूसरे पैराग्राफ की। यहाँ गर्मियाँ जो हैं वो उष्ण व शुष्क होती हैं। यहाँ गर्मियाँ उष्ण व शुष्क होती हैं। सर्दियाँ हल्की सर्दी होगी, मृदु हल्की होगी, और वर्षायुक्त होगी सर्दी। ठीक है, इन चीज़ों को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित बताना है। सूची 1 में क्या है? जलवायु समूह। सूची 2 में स्थान। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के सामने क्या लिखा है? पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीकी क्षेत्र। हाँ सही है। कोष्ण जलवायु के सामने यूरोप लिखा है। शीत हिमवन जलवायु के सामने अंटार्कटिक, और शीत जलवायु के सामने भारत के उत्तरी मैदान और दक्षिण चीन के आंतरिक मैदान। ये तो गलत हो जाएगा ना, चौथा। शीत यहाँ किससे मिलनी चाहिए? चलो पहला तो सही हो गया। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पश्चिम विषुवतीय अफ्रीका क्षेत्र, ये सही हो गया। कोष्ण शीतोष्ण क्या होगा? कोष्ण शीतोष्ण ये हो जाएगा, ये वाला 4 से मिल जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा दूसरा वाला स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि शीत जलवायु है यूरोप से सही हो जाएगी, और शीत हिमवन जलवायु जो है वो अंटार्कटिका सही हो जाएगी। तो 1 और 3 सही होगा केवल, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, शीत जलवायु अंटार्कटिक नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता था लेकिन यहाँ एक क्या लिखा देखिए, शीत हिम, शीतल हिमवन जलवायु, हिमवन हिम, तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये अंटार्कटिक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवतीय वृत्त के निकट पाई जाती है।
यह है अपनी सुंदर सी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींच देते हैं हम 0 डिग्री, ये हो गई इक्वेटर लाइन या फिर विषुवतीय वृत्त बोलते हैं इसको 0 डिग्री को। ये ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो इसकी बात कर रहा है ये। दूसरा स्टेटमेंट है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन पाए जाते हैं। बिल्कुल, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट, और दूसरा वाला भी करेक्ट है, पहला वाला भी करेक्ट है, तो सारे के सारे तो सत्य हैं। ये डी है इसका आंसर फिर। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश के संबंध में उपर्युक्त तीनों कथन सत्य हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु विषुवतीय वृत्त के निकट पाई जाती है। इस जलवायु के प्रमुख क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का अमेजन बेसिन, पश्चिमी विषुवतीय अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीप हैं। इन जलवायु प्रदेशों में वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज और बौछारों के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है और तापमान समान रूप से ऊंचा और वार्षिक तापांतर नगण्य होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है और यूपीएससी ने कई बार इसके ऊपर प्रश्न भी किया है। इस जलवायु में सघन वितान तथा व्यापक जैव विविधता वाले उष्णकटिबंधीय सदा हरित वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो शब्द लिख रखे हैं ना वितान, इन सभी का प्रयोग किया था यूपीएससी ने जब प्रश्न पूछा था। तो प्रश्न कुछ इस तरह से था कि उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु की विशेषता बताता है। तो वहाँ ऐसे ही था कि जो वन है सघन वन वितान बनाते हैं, व्यापक जैव विविधता पाई जाती है और तीव्र मतलब एकदम से धूप होती है, फिर धूप कम हो जाती है, फिर तीव्रता से वर्षा होने लगती है, फिर वो वर्षा कुछ समय के बाद रुक भी जाती है, मतलब बंद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसका उत्तर था विषुवतीय रेखीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। नदियों के प्रदूषण को तो सबसे पहले एलिमिनेट करिए, ओजोन परत के संरक्षण से या फिर इसको भी हटाइए। अब बताइए, ओजोन परत के संरक्षण से या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से, किससे। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से, सी है इसका आंसर। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल है, जिसकी उद्घोषणा सन 1997 में की गई थी और ये लागू कब हुआ, प्रभावी कब हुआ, ये हुआ 2005 में। ठीक है, डेट के साथ याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। कोपेन द्वारा विकसित जलवायु वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कोपेन वैज्ञानिक है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उनका नाम सुना होगा। देखिए, कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण में आनुभविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है, कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की है। कोपेन ने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों को चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया। तो कोपेन के संदर्भ में ये सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए, कोपेन द्वारा विकसित की गई जलवायु के वर्गीकरण में अनुभविक पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। अलग से प्रश्न बना के पूछ सकता है, कौन सी पद्धति, अनुभविक पद्धति। कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। उन्होंने तापमान तथा वर्षण के कुछ निश्चित मानों का चयन करते हुए उनका वनस्पति के वितरण से संबंध स्थापित किया और इन मानों का उपयोग जलवायु के वर्गीकरण के लिए किया। वर्षा एवं तापमान के मध्यमान वार्षिक एवं मध्यमान मासिक आंकड़ों पर आधारित यह एक अनुभविक पद्धति है। ठीक है, अब बताइए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 4 समूह आर्द्र जलवायु दशाओं को प्रदर्शित करते हैं। देखिए, कोपेन ने इंडिकेट किया है इनको। अब इनमें से आर्द्र कौन है, शुष्क कौन है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। अब देखिए, जो ए है वो आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित करता है कोपेन के अनुसार। सी है, ये भी आर्द्र जलवायु को। डी है, ये भी आर्द्र जलवायु को। और कैपिटल ई भी आर्द्र जलवायु को जो है प्रदर्शित करता है। इसमें जो वी है ना, वी, ये शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करता है कोपेन के अनुसार। ठीक है,
तो ए हो जाएगा इसका आंसर। तो कोपेन के अनुसार अंग्रेजी के कैपिटल के बड़े अक्षर जो हैं उसमें ए, सी, डी और ई जो है वो आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित करता है, तथा जो बी है ना, बी, वो शुष्क जलवायु को प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है। यहाँ पर आर्द्र जलवायु के बारे में पूछा था, तो जहाँ जहाँ बी है उसको एलिमिनेट करके हमको उत्तर देना था, इसलिए इसका आंसर देना था ए, सी, डी और ई। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। कोपेन के समूह ए प्रकार की जलवायु के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, इस प्रकार की जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। देखिए ये हो गई अपनी सुंदर सी पृथ्वी, एक बार फिर से बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री, दोबारा बनाते हैं, बीच से एक रेखा खींच दी जाती है 0 डिग्री। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर। एक रेखा यहाँ पर भी है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। एक रेखा यहाँ पर भी है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा है। तो इनके बीच के जो है ना एरिया, उसको बोल रहा है ये, ठीक है, उसको बोल रहा है इसने इस प्रकार की जलवायु। और दूसरा स्टेटमेंट है, यहाँ की जलवायु उष्ण व आर्द्र रहती है। ये जो दोनों अक्षांश है इनके बीच की, यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत अधिक है और वर्षा भी अधिक होती है। वार्षिक तापांतर बहुत अधिक, समझ रहे हो। और वहाँ एक जो इससे पहले प्रश्न था वहाँ था नगण्य, तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट। वर्षा तो अधिक होती है इक्वेटर के पास या इन अक्षांशों के बीच में, लेकिन तापांतर बहुत अधिक नहीं है, वार्षिक तापांतर कम है। अब इसकी वजह से पूरा स्टेटमेंट कटेगा ये वाला। तो करिए एलिमिनेशन मेथड अपनाइए, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा केवल। तो कथन 3 सही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कोपेन ने समूह ए के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश को रखा है। उष्णकटिबंधीय जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। संपूर्ण वर्ष में सूर्य के ऊर्ध्वाधर तथा अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र रहती है। यहाँ वार्षिक तापांतर बहुत कम है, मतलब तापमान अधिकतर बदलता नहीं है, एक जैसे ही रहता है लगभग, ठीक है ना। तापांतर, ताप का अंतर अधिक नहीं है, कम है। इंडिया में क्या है, सर्दियों इतनी ठंडी हो जाती हैं और फिर गर्मियों में 48, 42, 43, एवरेज टेम्परेचर 39, 38। और यहाँ क्या, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पूरा साल भर एक जैसा रहता है और वर्षा भी बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के मतलब वर्ल्ड क्लाइमेट के प्रश्न थे, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी के सारे प्रश्न थे। पिछले इससे ये जो 564वां या जो भी टेस्ट है, इसके पुराने जितने 8-10 टेस्ट हैं सारे के सारे एनसीईआरटी से ही कराए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।